Hello guys, so students, today we will discuss the new concept that is the coplanarity of the vectors. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ कोप्लैनरिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कोप्लैनर होते कौन से वेक्टर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई भी तीन वेक्टर है, ए बी, एंड जो थर्ड वेक्टर है सी, मैं उसको ये मार्कर मान लेता हूं। लेट दिस मार्कर रिप्रेजेंट्स द थर्ड वेक्टर सी। इफ दिस थर्ड वेक्टर कंप्लीटली लाइज विद इन दिस व्हाइट बोर्ड, यू कैन सी इफ दिस कंप्लीटली लाइज विद इन दिस व्हाइट बोर्ड, इट मीन्स दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लैनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों वेक्टर फिर कोप्लैनर है। लेकिन अगर ये मार्कर जो कि थर्ड वेक्टर सी की तरह काम कर रहा है, ये अगर इसके अंदर कंप्लीटली लाइन नहीं करता बेटा, ये किस फॉर्म में है, इन दिस वन, ये थोड़ा सा बाहर है, ये उठा हुआ है ऐसे बाहर की तरफ, इस प्लेन से बाहर आ गया, इस सरफेस से बाहर आ गया ये, तो मैं ये कहूंगा कि ये कोप्लैनर नहीं है। दे आर नॉट कोप्लैनर। समझ गए ये बात आप? क्यों नहीं है कोप्लैनर? क्योंकि ये पूरा एक प्लेन है। दिस बोर्ड रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन को? कोई भी प्लेन हो सकता है। आप इस बोर्ड की लेंथ को मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड इसकी हाइट को मान लीजिए अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बोर्ड किसके अंदर आ गया? एक्स वाई प्लेन के अंदर आ गया। तो इट मीन्स दिस वन रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। और कोई भी दो तीन वेक्टर हो, अगर वो कंप्लीटली उसके अंदर लाई करते तो हम ये कहेंगे कि ये कोप्लैनर है। को मीन्स एक साथ, कहाँ? एक प्लेन के अंदर। तो वह अगर एक साथ एक प्लेन के अंदर है, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लैनर। अब मैंने तीन वेक्टर ही क्यों लिए स्टार्टिंग में, अभी यहाँ दो क्यों नहीं लिए? क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर ऐसे हैं कि एक तो इस बोर्ड में लाई करे, मान लेते हैं ए वेक्टर नहीं है, बी है, और अब मेरे पास ए वेक्टर ये मार्कर है, मान लो ये ऐसे है, तो आप ऐसे मीन्स ये बोर्ड के अंदर लाई करा, चिपका हुआ बोर्ड के साथ पूरे का पूरा। तो उस केस में तो वही कहेंगे आप जो मैंने बताया कि दे आर कोप्लैनर, क्योंकि दोनों इस प्लेन में है। बट ये ऐसे बाहर उठ गया तो फिर आप कहेंगे सर दे आर नॉट कोप्लैनर। लेकिन नहीं, ये अभी भी कोप्लैनर है। ये दो वेक्टर अभी भी कोप्लैनर है। लेकिन कैसे बेटा? कोई भी दो वेक्टर है ना, अगर वो टेढ़ है तो कोई दूसरा प्लेन आएगा। दूसरे प्लेन का मीनिंग समझो आप एक बार, मतलब ये ऐसे है तो एक दूसरा प्लेन ऐसे होगा। देखिए एक कॉपी उठाइए आप, उस कॉपी को ऐसे रख दीजिए, वो कॉपी इसको भी टच कर रही होगी जैसे मेरा हाथ टच कर रहा है, एंड इसको भी कंप्लीट ऐसे टेढ़े रख दी। तो इसका कोई भी दो वेक्टर है ना, वो कोप्लैनर अल्टीमेटली बन ही जाते हैं। ठीक है ना? कोई भी दो वेक्टर अल्टीमेटली कोप्लैनर बन ही जाते। कोई ना कोई ऐसा प्लेन मिल जाएगा जो उन दोनों को कंटेन करता होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो इंटरसेक्ट करते हो कब? जब उनके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किया जाए। कैसे न कैसे वो इंटरसेक्ट जरूर करते हो, डिफरेंट प्लेन्स में ना हो, कहने का मतलब ये। तो चलो फिर यहाँ आते हैं। अभी एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, कौन सी? इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स acting at a point, common point, it means their initial points are here and representing the two sides of a parallelogram. ये किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस में, समझ में आ गई बात? राइट? इफ ए एंड बी आर these two vectors and represent the two sides of this one, then the resultant is given by the diagonal, then the resultant is given by the diagonal, this one diagonal। तो इसको मैं R बोल दूं। अब जो R रिजल्टेंट होता है ना बेटा, ये रिजल्टेंट हमेशा उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में A एंड B करते हैं। तो मैंने बता क्या दिया आपको कि ये तीन वेक्टर हैं, ये तीनों कोप्लैनर होंगे। लेकिन मैंने इसका फायदा उठाया पैरेललोग्राम से कि किन्हीं भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा उसी प्लेन में आएगा, उस प्लेन से बाहर नहीं आ सकता। समझ गए बात? अब मैं बताना क्या चाहता हूं यहाँ,
क्या यही बात? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा और बढ़ते हैं, मैं एक्चुअल जो मेन बात उस पर आऊँगा, फॉर्मूले पे आऊँगा, मैं इसके हेल्प से आऊँगा। तो मैंने एक काम किया, मैंने अब इस ए को एक्सटेंड किया। सपोज करो मैंने इस ए को डबल कर दिया। जैसे मैंने इस ए को डबल किया, अब नाउ दिस वेक्टर बिकम्स 2a, डबल किया भाई, डायरेक्शन तो वही है। एंड अब पैरेललोग्राम क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम अब कुछ ऐसा होगा। एंड नाउ ये क्या है? डायगोनल, ये मेरे पास डायगोनल है। और जो ये डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल, ये फिर से इन दो वेक्टर का किस किस का 2a एंड b का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स इनका सम इस r के इक्वल होगा। सही बात। पहले इसका नाम r नहीं, इसका कुछ और रख लेते हैं। इसका नाम r1 रख लो और दूसरे का नाम r2 रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं r2। और जो पहले था वो क्या था? a एंड b का रिजल्टेंट कौन था? r1। समझ रहे आप? बिल्कुल भाई, रिजल्टेंट में दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, तो प्लस यूज करते हैं उसके लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस b को एक्सटेंड कर लिया। आपकी बार मैंने इस b का डबल कर दिया है, तो ये जो कंप्लीट वेक्टर अभी 2b, और ये पहले वाला 2a ले लेते हैं, ठीक है ना? कोई भी ले लो आप, कैसे भी किसी को भी एक्सटेंड कर सकते हो। नाउ द पैरेललोग्राम इज दिस वन। ये अब मेरे पास नया पैरेललोग्राम हुआ। अब मेरे पास डायगोनल क्या आ गया? मेरे पास डायगोनल कुछ ऐसा आ गया। या आपको लग रहा होगा ये पहले वाले से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है इससे। ये वाला, इसका नाम मैं R3 रख लेता हूँ। तो मेरे पास जो R3 आया वो कैसा आया? R3 आया 2a एंड 2b के लीनियर कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन क्या? कंबाइन इफेक्ट। तो देखिए बेटा, मैं इनको कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, ये सभी कॉम्बिनेशन है। a एंड b के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये कोई एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये कोई एक अलग कॉम्बिनेशन है, और ये फिर कोई अलग कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि वेक्टर तो a एंड b ही यूज किए गए हैं, लेकिन इनके कोफिशिएंट बारी बारी में चेंज कर रहा हूँ। इसके साथ में 2, इसके साथ में 1, यहाँ दोनों के साथ में 1, यहाँ दोनों के साथ में 2। तो ये कोफिशिएंट्स वेरी करें, वेक्टर वही रहे, तो उनको क्या बोलते हैं हम? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। लेकिन एक बात तय है, चाहे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में वेक्टर ए एंड बी थे। यानी कि रिजल्टेंट हमेशा कोप्लेनर होता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखो रूल ये कह रहा है अभी। तो अभी हम फॉर्मूले पे आते हैं। अगर कोई ये कहे कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इनमें से कोई भी एक b इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। अगर ये कोप्लेनर, तो इनमें से किसी भी एक को मैं बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। बेटा समझ में आ गई बात? तो ऐसे करेंगे हम, मेरे हिसाब से क्लियर है। तो बाकी कल वाले लेक्चर में मिलेंगे रिलेटेड टू कोप्लेनर वेक्टर्स। अभी काफ़ी काम बाकी है, सिर्फ डेफिनेशन क्लियर हुई है। फॉर्मूला जनरेट करना चाहे इधर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।